हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग इडुटेरिया 5000 प्लस के सभी स्मरणीय तथ्य का डिस्कशन करेंगे और इसमें हम टोटल 11 सेट में जितने भी स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं सभी का डिस्कशन करेंगे। और 11 सेट में जो ये डिस्कशन दिया हुआ ये सभी क्या है, प्राचीन इतिहास से संबंधित है। आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित कितने महत्वपूर्ण इसमें स्मरणीय तथ्य के रूप में दिए गए हैं। तो पहला सेट का दिया हुआ है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष दमदमा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। और मानव के साथ कुत्ता दफनाने की प्रथा ये भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ। अगर ये भी पूछे कि मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने की साक्ष्य कहाँ से मिला है तो ये भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य ये कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधि कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अगला देखेंगे, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा हो जाएगा मोहनजोदारो से। तो शव को जो दफनाने की प्रथा हड़प्पा हो जाएगा और जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला देखेंगे, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी का निर्मित हल या मिट्टी का हल जो प्राप्त हुआ ये बनाबली से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उसके बाद देखेंगे, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए तो ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला देखेंगे हम लोग, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, ये धौलावीरा जो था 3 भागों में विभक्त था। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा से। अगला देखेंगे, आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में, जबकि पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। अगला सवाल देखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था तो ये जौ या अब था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है तो ये भोपाल में स्थित है। अगला देखेंगे हम लोग, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कितने थे तो ये 2 थे, लोथल और सुरकोटदा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहकर किसने संबोधित किया था तो ये पिग्गट ने कहा था। अगला सवाल है, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। पहला है योग दर्शन, तो योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। उसके बाद न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे कपिल मुनु। चारवाक के हो जाएंगे चारवाक। अगला प्रवर्तक देखते हैं, वैशेषिक के प्रवर्तक थे कनाद मुनि। उसके बाद हो जाएगा पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है और उत्तर मीमांसा को माना जाता है बदरायन। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक बदरायन को माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न संप्रदाय एवं उसके संस्थापक। संप्रदाय एवं संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल को माना जाता है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के जो संपादक थे ये संजय बेठलीपुत्र थे। उसके बाद भौतिकवादी के संस्थापक माना जाता है पकुद कचायन को। और घोर अक्रियावादी के संस्थापक जो थे ये थे पूरन कश्यप। अगला देखेंगे हम लोग स्मरणीय तथ्य वेद। ऋग्वेद के बारे में देखेंगे तो ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है जो वनस्पति के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 शब्द 250 ऋचाएँ का प्रयोग हुआ है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है।
अगला देखेंगे गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में ही किया गया था और ऋग्वेद में ही गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद के यज्ञों और नियमों और विधि विधान का संकलन किया गया है यजुर्वेद में। बलिदान विधि भी किसमें है? यजुर्वेद में है। और गद और पद दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। अगला हम लोग देखेंगे सामवेद। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला देखेंगे लास्ट वेद, ये जो है अथर्ववेद। इसी वेद को सर्वप्रथम औषधि, औषधि शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है। अब देखेंगे वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। वेदांग की संख्या 6 होती है। पुराणों की संख्या 18 एवं उपनिषदों की संख्या क्या है? 118 है। अगला स्मरणीय तथ्य, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 583 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 400 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को फल्गु या निरंजना नदी के किनारे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला देखेंगे हम लोग, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की क्या है? परिकल्पना नहीं किया गया, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता दिया गया है। आप लोग याद रखेंगे, बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। उसके बाद है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडमिन एर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा गया था, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और किसने कहा था? सर एडमिन एर्नोल्ड ने। अब देखेंगे कितने बौद्ध संगति हुए थे, कहाँ हुए थे, स्थान कौन था और उसका अध्यक्ष कौन था। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 बीसी में, यह राजगीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति, ये हुआ था 383 बीसी में, ये वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे साबक मीर और कालाशोक के शासनकाल में ये संपन्न हुआ था। अब देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति, ये 250 बीसी में हुआ था और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुआ था और ये उस समय अशोक का शासन चल रहा था। अब देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति, ये 98 ईस्वी या ईसा की प्रथम सदी में संपन्न हुआ था। ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और ये कनिष्क के शासनकाल में समापन हुआ था। अगला देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म से महत्वपूर्ण शब्द, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। इसी को आदिनाथ कहा जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वृषभ है। जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 22वें तीर्थकर थे अरिस्टिनेमी और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला सवाल देखेंगे, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार करते हैं और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो थे ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम था चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो ये थे
उनके दामाद जामिल। अब हम लोग देखेंगे जैन संगति। टोटल 2 जैन संगति। प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था 300 ईसा पूर्व में और ये पाटलिपुत्रा में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और इस समय किसके समय हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। अगला है द्वितीय बौद्ध जैन संगति। तो द्वितीय जैन संगति हुआ था 512 ईस्वी में। ये वल्लभी गुजरात में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। अगला स्मरणीय तथ्य देखेंगे हम लोग। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ये ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज में मिलाया था। इसने मगध की राजधानी राजगृह लाया था। बिंबिसार भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार इसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु ने किसकी हत्या की? तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है और मगध ने 32 वर्षों तक, मगध वंश जो था ये 32 वर्षों तक शासन किया। अगला है कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदाइन ने कर दिया था। उदाइन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया। उदाइन किसका स्थापना किया? पाटलिग्राम की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ ले आया? तो वैशाली ले आया था। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्रा स्थापित किया। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म था। बौसे बिंबिसार और बौसे बौद्ध धर्म। जबकि अजातशत्रु जो थे ये प्रारंभ में जैन धर्म के थे लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बनते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। अगला है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था जो सिकंदर महान के समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। किसके सहायता से? तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद और उसकी राजधानी। महाजनपद और उनकी राजधानी। मगध की राजधानी ये थी गिरिब्रज या राजगिरी। अंग की राजधानी चंपा। बज्जी की राजधानी वैशाली। बौसे बज्जी, बौसे वैशाली। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। अगला देखेंगे कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद कंबोज की राजधानी हो जाएगा हाटक। अस्मक की राजधानी हो जाएगी पोटली। अगला देखेंगे कौशल की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। अवंती का राजधानी हो जाएगा उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला है मल की राजधानी हो जाएगी कुशावती। पांचाल की 2 राजधानी थी। एक राजधानी का नाम था अहिलछत्र और दूसरे का नाम था काम्पिल्य। अगला देखेंगे चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो राजस्थान में पड़ता है। अगला हो जाएगा सूरसेन की राजधानी हो जाएगा मथुरा और गांधार की राजधानी हो जाएगा तक्षशिला। अगला देखेंगे हम लोग स्मरणीय तथ्य। ये है मौर्य वंश। मौर्य वंश से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये राजनीति शास्त्र से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उसकी पुत्री थी हेलेना और उससे अपना विवाह किया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद है इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इंडिका का रचना किया था मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म का
अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से क्या किया था, जैन धर्म का शिक्षा प्राप्त किया था, यानी कि ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार। बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि यानी कि अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। अब बौद्ध विद्वान थे तारानाथ, इसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अगला देखेंगे, बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनते हैं अशोक। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठ जाते हैं और राज अभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। जिस समय अशोक का राज अभिषेक हुआ वह समय वह अपने राज अभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। कौन? तो अशोक। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम देखने को मिलता है। भाब्रू अभिलेख की बात करेंगे तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला देखेंगे, अशोक ने अपने राज अभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया का यात्रा किया था, जबकि 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी का यात्रा किया था। अगला सवाल है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। तो उपगुप्त से किसने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था? तो अशोक ने लिया था। सबसे लंबा अभिलेख अशोक का कौन है? तो 7वां है। और सबसे छोटा अभिलेख कौन है? तो रुमिनदेही है। और रुमिनदेही अभिलेख का संबंध कर नीति यानी कि आर्थिक नीति से संबंधित है। अगला है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। तो भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन अशोक के द्वारा किया गया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। और भाषा पूछा जाए तो ये प्राकृत हो जाएगा। अगला सवाल है कि अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। और अशोक का जो 6ठा शिलालेख है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। पहला हो जाएगा पशु बलि की निंदा और 6ठा हो जाएगा आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। अगला है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। उसके बाद देखेंगे कि इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी और द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। तो कनिष्क की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी मथुरा। अगला है कि 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो शक संवत का शुरुआत कब हुआ? 78 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा। अगला है, इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखेंगे बुद्ध चरित्र की रचना किया था अश्वघोष। बुद्ध चरित्र का रचना कौन किया? अश्वघोष, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। गांधार शैली में बुद्ध की प्रथम प्रतिमा को बनाया गया था, जबकि मथुरा शैली में बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा को बनाया गया था। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क के समय ही रेशम मार्ग का प्रारंभ हुआ था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। अगला देखेंगे गुप्त वंश से संबंधित स्मरणीय तथ्य। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो ये घटोत्कच का पुत्र था।
चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि को धारण किया था और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत को स्टार्ट किया गया था कब? 319 में। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बनते हैं। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन एवं कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था और समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। उसके बाद देखेंगे समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धवंतरी, बड़ामीर जैसे विद्वान रहते थे। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त हुआ और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो ये स्कंदगुप्त ने किया था। और अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। अगला देखेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिंह विष्णु था और पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। अगला सवाल देखेंगे, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से थे। तो मौ से मत विलास प्रहसन और मौ से महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला है, महाबलीपुरम के एस्कास्म या रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकास्म रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। किसने? तो ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि को धारण किया था। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे? तो ये दंडी थे जो इन्हीं के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब देखेंगे चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये तंजावुर थी। चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर अधिकार किया था। चोल वंश का कौन सा शासक था जिसने पहली बार श्रीलंका पर शासन किया था, यानी कि आक्रमण किया था? तो राजराज प्रथम। अगला देखेंगे, साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि को धारण किया था। उसके बाद स्थानीय स्वशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध किस वंश से है? तो चोल वंश से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्य खेत को माना जाता है। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम थे, कृष्ण द्वितीय थे, अमोघ वर्ष, ये सब क्या थे? राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। अगला देखेंगे, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करते हुए पाल वंश, प्रतिहार वंश के शासक को पराजित किया था। अगला है कि प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना किसने किया था? तो इसका रचना किया था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने किसका रचना किया? तो कविराज मार्ग की रचना किया था। अब देखेंगे पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? बिहार में मुंगेर में थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया। पाल वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में
बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया? तो पाल वंश के शासक देवपाल के द्वारा। अगला देखेंगे, देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव क्या किया था? दान में दिया था। अगला देखेंगे, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, जिसके दरबार में, किसके दरबार में रहते थे? ये लक्ष्मण सेठ के दरबार में रहते थे। तो गीत गोविंद का लेखक पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा जयदेव, और जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। अगला है, लोहार वंश का स्थापना किसने किया था? तो संग्राम राज के द्वारा लोहार वंश को स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना किसने किया था? तो कल्हण ने किया था। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को देखने को मिलता है। राजतरंगिणी को 12वीं सदी में लिखा गया था और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और इसमें कश्मीर के 4 वंश का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख और उससे संबंधित शासक। सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख, इसका संबंध है कलिंग नरेश खारवेल, और खारवेल किस वंश का था? तो खारवेल जो था ये चेदी वंश का था। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से, और एहोल अभिलेख में ही पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया था कि नर्मदा नदी के तट पर इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। मंदसौर अभिलेख संबंधित है यशोवर्मन से, नरेश यशोवर्मन से। नासिक अभिलेख का संबंध है किसे? तो गौतम बलश्री से। उसके बाद भीतरी अभिलेख जो है इसका संबंध किससे है? तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है।